हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैट के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दोनों ही डाइपोल से रिलेटेड है। एक डाइपोल के वजह से किसी जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेशन में हम फाइंड आउट करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर? Topic is clear. Electric field intensity at any point due to a short electric dipole. पिछले सेशंस में हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्कस की है आपसे। अब हम किसी जनरल पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा कोई और भी पॉइंट हो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखे हैं कि अगर आप नोट्स भी बनाए तो आपको यहां से कंफर्ट फील हो। सबसे पहले हमने एक डाइपोल कंसीडर किया AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विद सेंटर O एंड P इज इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू 2AQ होता है, पता है आपको। और K इज एनी जनरल पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट K पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल O। क्लियर? अगर इक्वेटोरियल लाइन होता तो ये लाइन होता, एक्सियल लाइन होता तो इस लाइन, लेकिन ये पॉइंट ना इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे है। यानी कि जो लाइन इस पॉइंट K को सेंटर ऑफ डाइपोल से ज्वाइन कर रहा है वो डाइपोल मोमेंट के साथ, यानी कि डाइपोल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन हमने लिख रखा है कि कंसीडर AB एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P विद सेंटर O। क्लियर? We have to calculate electric field intensity at any point K at some distance R from center A such that angle KOB is equal to theta. Now we have to resolve dipole moment P into two rectangular component. अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है डेरिवेशन का कि हम ये जो डाइपोल मोमेंट P है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। देखिए P का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट OK के अलांग और दूसरा OK से परपेंडिकुलर। ये जो डायरेक्शन है R के अलांग, ठीक है, R के अलांग कह सकते हैं। ये आपका एक डाइपोल मोमेंट हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा, ठीक है। और एक इससे परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका P sin थीटा। दो डाइपोल मोमेंट हो गए, दो डायरेक्शन हो गए, दो कंपोनेंट इस P के। आप देख सकते हैं इसको हमने रिजॉल्व किया, एक R के अलाउंग P cos थीटा और R से यानी OK से परपेंडिकुलर P sin थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमने इस P को रिजॉल्व कर लिया। अब ये तो हम अपने कैलकुलेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया। जो P cos थीटा है वो अलोंग OK है या अलोंग R कह सकते हैं, और जो P sin थीटा वो परपेंडिकुलर टू OK या परपेंडिकुलर टू R, ये जो R का डिस्टेंस है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना, P cos थीटा और P sin थीटा को हम दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट कंसीडर करें और ये सपोज करें कि P cos थीटा किसी एक अलग डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है और P sin थीटा किसी दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। जरा ध्यान से समझेंगे। यानी हमने माना कि P cos थीटा एक अलग डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल है आपका A1 और B1। A1 B1 डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, देख सकते हैं। और दूसरा डाइपोल हमारा A2 B2, ये A2 और B2 है जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा। क्लियर? यानी अब हमने क्या किया कि जो डाइपोल मोमेंट P को रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा में, अब हम ये मानेंगे कि हमने डाइपोल मोमेंट को नहीं बल्कि डाइपोल को ही रिजॉल्व कर दिया। क्लियर? हमने डाइपोल AB को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, A1 B1 एंड A2 B2। और ध्यान रखेंगे कि A1 B1 एक ऐसा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है और A2 B2 एक ऐसा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P नहीं P sin थीटा है, ठीक है। अब सपोज क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सपोज P cos थीटा इज डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इमेजिनरी डाइपोल। हमने ड्रॉ किया A1 B1 अपने कन्वीनियंट के लिए,
कि P cos theta is dipole moment of A1B1 and P sin theta is dipole moment of another dipole A2B2. P sin theta एक दूसरे डाइपोल A2B2 का डाइपोल मोमेंट है। यह समझ लिया आपने। डाइपोल मोमेंट का जो रिजोल्यूशन था उसको हमने डाइपोल के रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिए कि ये जो पॉइंट K है, ये पहला डाइपोल A1B1, इस डाइपोल के ये एक्सियल लाइन पे आता है। एक्सियल लाइन दोनों ही चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। और ये जो दूसरा डाइपोल A2B2 है, इसके वो इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है। ये बात क्लियर है। नाउ पॉइंट K लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल A1B1, इसके एक्सियल लाइन पे समझ सकते हैं, एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल A2B2, A2B2 के इक्वेटोरियल लाइन पे ये डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल A1B1। A1B1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 है, हमने सपोज किया। देखिए जरा ध्यान से, ये E1 ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, पता होगा आपको, अलोंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होता है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो A2B2 है उसका इक्वेटोरियल लाइन है। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल A2B2। अब A2B2 डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। इक्वेटोरियल लाइन वाला याद कीजिए डेरिवेशन। E2 इज द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डाइपोल A2B2, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल A2B2, और इसका डायरेक्शन इसके डाइपोल मोमेंट P sin थीटा के अपोजिट होता है जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो E1 A1B1 का एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 A2B2 का इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पॉइंट K पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट ले लेंगे। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, ठीक है। और E को हम आराम से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक आपको समझ है, आप डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल A1B1 और उसके एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। ये होता था एक्सियल लाइन का फॉर्मूला 2p/r3 जब डाइपोल मोमेंट P होता है। लेकिन A1B1 डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, तो यहां पे क्या होगा, 2p cos θ/r3। क्लियर है, क्योंकि एक्सियल लाइन पे आ रहे हैं और डाइपोल मोमेंट है P cos θ A1B1 का। सिमिलरली E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल A2B2। तो E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r3 होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल पे P/r3, लेकिन यहां पे इसका डाइपोल मोमेंट P नहीं बल्कि P sin थीटा है, तो P sin θ/r3। ये E1 और E2 क्लियर हो गया आपके। अब हम देखें E1 और E2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट K पे? सो E इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई किया 2p cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 और प्लस P sin θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 का होल स्क्वायर, ठीक है। E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर, वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करी। अब हम देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स यहाँ पे कॉमन है, जैसे P यहां भी है और यहां भी है, साथ में स्क्वायर भी होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 और उसका स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो उसको हम, स्क्वायर है तो रूट से बाहर ले सकते हैं, दोनों ही टर्म में कॉमन है, स्क्वायर है तो रूट से बाहर लेंगे तो स्क्वायर हटेगा उसका, तो p स्क्वायर के बजाय रूट के बाहर क्या होगा, p होगा, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 के होल स्क्वायर के बजाय क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 होल स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आए कॉमन लेके, ठीक है। ये टर्म समझ में आया। ये जो कॉमन टर्म्स थे उनके स्क्वायर को हमने रूट से बाहर लिया। अब रूट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां बच रहा है आपका केवल sin थीटा और उसका स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां तक टर्म। अब देखें P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 हमने बाहर कॉमन लिया, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड देन प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये पहले से यहां मौजूद।
अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंड देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहाँ पे रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि इसको कंबाइंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, कहां पे, पॉइंट के पे, एट एनी पॉइंट। अगर थीटा की वैल्यू मालूम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें केवल ये नहीं जानना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन भी जानना है, इसका डायरेक्शन भी हमें समझना है। तो सपोज करते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के साथ, यानी कि ये जो O के डायरेक्शन है या R से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, सपोज किया कि सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड subtends an angle alpha with E1, then अब आप बात करें tan अल्फा की। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा E2 अपॉन E1, मॉड ऑफ E2 अपॉन मॉड ऑफ E1। सो वैल्यूज पुट कर दिया हमने E2 और E1 के, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 है P sin थीटा अपॉन R क्यू और E1 है 2 P cos थीटा अपॉन R क्यू। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें हमने कैंसिल किया, और ये कैंसिल करने के बाद R क्यू से R क्यू कैंसिल, P से P कैंसिल, 1/2 और साइन अपॉन cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू पता है तो हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan अल्फा, ये भी याद रखेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और √3, ये पूरी वैल्यू आपको याद रखना है। अब कुछ केसेस डिस्कस कर लें। ये डायरेक्शन आ गया और ये मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्लियर हो गया आपको। अब हम ये सपोज करें, इफ केस 1, if point K lies on equatorial line, अगर पॉइंट के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, ये पॉइंट के इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जैसे इक्वेटोरियल पे आएगा थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी 3 cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहां पे 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पे स्पेस है, E इज इक्वल टू यहां पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, यानी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल रहा है हमें कहां पे, एक्सियल लाइन पे। सेकेंड केस क्या कह रहा है, केस 2, इफ पॉइंट K लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर पॉइंट के इक्वेटोरियल पे आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही पॉइंट के ए बी, मेन डाइपोल तो हमारा ए बी ही है, उसके इक्वेटोरियल पे आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। सो अब यहाँ पे cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा ये अपना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन है, E Q U I लिख दिया हमने, और सॉरी एक्सियल है, A X I लिख दिया हमने, और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के केस में थीटा को 90 रखा, 0 हो गया, 0 प्लस 1 1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई R क्यूब लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है,
तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फाइंड किया। साथ ही साथ अगर एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन यहां से जानना है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा हम इसका पोटेंशियल फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट सेम सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब हम किसी डाइपोल की, किसी शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम फील्ड फाइंड कर रहे थे तो फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसके लिए हमने वेक्टर एरोज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है और पोटेंशियल आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम जनरली उसका सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल है ए बी, कंसिडरेशन में कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट P with center O and length AB is equal to 2A. AB is a dipole, center O और A से O का डिस्टेंस स्मॉल है और O से B का डिस्टेंस स्मॉल है, टोटल लेंथ क्या हो गया 2A हो गया। ठीक है, और पॉइंट O से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट K है, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, ध्यान रखना है कि suppose any general point K at some distance R from the center of dipole where we are interested to find the electric potential, clear, such that the line joining that point with the center subtends an angle theta with the direction of dipole moment, यानी एंगल KOB कितना है, थीटा है। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉइंट K का डिस्टेंस है AK और पॉजिटिव चार्ज उसका डिस्टेंस है BK, और हमें डिस्टेंस किससे मालूम है, सेंटर से मालूम है। हमें सेंटर से डिस्टेंस तो मालूम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2AQ, जैसा आपको पता है, एंड हमें वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट K एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम O such that angle KOB is equal to theta। अब क्या किया, if V1 and V2 be the electric potential at point K due to negative charge and positive charge, माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या माना हमने, V1 is the potential due to minus Q charge and V2 is the potential due to plus Q charge। ठीक है, तो माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट K पे पोटेंशियल देखें, V1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, सिंपल Q/R, तो चार्ज यहाँ पे माइनस Q होगा और डिस्टेंस AK। फिर V2 की बात करें तो V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q एंड डिस्टेंस BK। अब ये AK और BK जो डिस्टेंसेज है फ्रॉम द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन करना है। देखें जरा, हम ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट आगे प्रोसीड करें यहां तक। ठीक है, ये पॉइंट हो गया AM। ठीक, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, A से M पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ध्यान से देखेंगे AM, तो प्रोसीड किया O से M तक और A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे AM, क्लियर, और B से एक यहां पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया BN। ध्यान से देखिएगा कि A इस लाइन को आगे बढ़ाया और A से एक परपेंडिकुलर डाला AM, और ये जो लाइन O को K से ज्वाइन कर रहा है B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस पे BN एट पॉइंट N। ठीक है, अब जरा ये देखें कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। सो यहां पे जरा देखेंगे इन ट्रायंगल AOM, आप देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें, ये एंगल थीटा है तो OM बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। तो अगर हम बात करें cos थीटा की, cos थीटा क्या है, बेस OM एंड हाइपोटेनियस AO, यानी कि OM अपॉन स्मॉल है, लिख सकते हैं क्या, AO इज स्मॉल है। ठीक है, सो OM की वैल्यू क्या आ गई, OM आ गया आपका A cos थीटा। देखते रहिएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, OM हो गया A cos थीटा, ये वैल्यू होगी। अब इस ट्रायंगल में आते हैं BON में। नाउ इन ट्रायंगल BON अगेन cos थीटा is equal to base ON upon hypotenuse OB,
यानी कि ओ एन अपान स्मॉल ए। यहां से हमें मिल रहा है कि ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक, ओ एम मिल गया और ओ एन मिल गया। अब जरा ये देखें कि अप्रोक्सीमेशन में ये जो ए के डिस्टेंस है, सिंस ए के किसके इक्वल होगा, नियरली इक्वल हम कह सकते हैं कि ए के किसके इक्वल होगा, के एम के, कह सकते हैं के से ए और के से एम तक का डिस्टेंस, यानी कि के एम को क्या कह सकते हैं, के ओ प्लस ओ एम, यानी कि ए के की जो वैल्यू आ रही है वो के ओ कितना है, आर और प्लस ए कॉस थीटा। ये ए के की वैल्यू है आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम बी के की वैल्यू फाइंड करें, जरा देखें। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में जो बी के की वैल्यू है, बी के नियरली इक्वल टू के एन, बी से के और के से एन, के एन को हम क्या कह सकते हैं भाई, तो के से ओ तक का डिस्टेंस हमें मालूम है और उसमें से ओ एन हमने माइनस किया। ठीक है, के एन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो के से ओ मालूम है आर और माइनस ओ एन यानी ए कॉस थीटा, यानी कि आर माइनस ए कॉस थीटा। तो बी के की वैल्यू आ गई आर माइनस ए कॉस थीटा और ए के की वैल्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। इस अप्रोक्सीमेशन को अगर आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लेना है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, नाउ V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन के साथ, और Q अपान ए के इज R प्लस ए कॉस थीटा, ये V1 की वैल्यू आई, और V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस ए कॉस थीटा, ये V2 की वैल्यू हो गई। V1 और V2 ए के की वैल्यू जैसे मिली हमने यहां पर रख दिया, बी के की वैल्यू भी यहां पर रख दिया। R प्लस ए का डायग्राम पे पूरा ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गया है। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। नाउ नेट पोटेंशियल एट के पे नेट पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल टू V1 नेगेटिव है और V2 पॉजिटिव है, तो V2 माइनस V1 कर ले। ठीक है, सो V2 की वैल्यू आप जो चीज कॉमन है, देखो Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ये वैल्यू 1/r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में रह जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यहां मल्टीप्लाई r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे मिल लिया। ठीक है, ऊपर भी यहां मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया, माइनस r प्लस ए कॉस थीटा। अगले स्टेप में माइनस r प्लस r कैंसिल, सो v इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे a कॉस थीटा और a कॉस थीटा क्या बच रहा है, 2a कॉस थीटा अपन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2a और q को मल्टीप्लाई कर दें, अगले स्टेप में देखिए कि 2a और q को मल्टीप्लाई कर दें, 2a q क्या होता है, p हो जाता है, यानी कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट। अब हम हमारे कंसीडरेशन में क्या है, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट ऑफ लेंथ, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट,
इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज ए इज लेस देन आर। सो ऑन नेग्लेक्टिंग ए को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट होगा, इसके साथ क्या होगा, सो v की जो एक्सप्रेशन आएगी 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि v डॉट प्रोडक्ट के टर्म में कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा इंटू r कैप अगर करें तो अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आर कैप की पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसको P डॉट आर कर देते हैं, P डॉट आर कैप है ना, P डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। P डॉट आर कैप की बात करेंगे तो आर की तो वैल्यू 1 होती है, P इंटू 1 कॉस थीटा, यानी ये एक्सप्रेशन आपको दोबारा मिलेगा P कॉस थीटा। ठीक, अब कह रहे हैं कि इफ पॉइंट इज लाइज ऑन एक्सियल लाइन, if point lies on axial line पे पॉइंट हो that is थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा हो तो थीटा 0 डिग्री है, सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर सिंपली। और ऐसे में आप कह सकते हैं डाइपोल के एक्सियल लाइन पे ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इफ पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान से देखिएगा, इक्वेटोरियल लाइन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है, 0। पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। इट मींस पोटेंशियल इज 0 ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल 0 एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये आपको याद रखना ये पॉइंट्स, और बाकी नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।